हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के तहत हम हिंदी टेट सीरीज चला रहे हैं, आप जानते हैं। देखिए, हमने इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर कराया है और वैसे भी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट कराए हैं और मिक्स टेस्ट कराए हैं। लेकिन आज हम हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, पहला। यानी हिंदी के सारे क्वेश्चन होंगे इसमें 25, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती में 25 हिंदी के प्रश्न आते हैं, उसके तहत पर ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो एक परीक्षा की भांति ही होगा, आप अपनी रफ कॉपी लेकर बैठे और उस प्रश्न का आंसर लगाएं, अंत में देखें आपके कितने सही हो रहे हैं। यानी ग्लोबल पत्रिका पर देखें परीक्षा से पहले परीक्षा। और हम इसे इस जोश के साथ पढ़ेंगे कि ये हमारा अंतिम तैयारी है और ये जो है हमारा अंतिम रिवीजन है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक इसका आ गया है। तो अंतिम प्रहार हो जाओ तैयार, इस नारे के साथ हम आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और जो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। यानी काली शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या त्रिविशेषण है? देखिए, मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषण की ही विशेषता बताए। तो यहाँ पर जो काली है, ये विशेषता बता रहा है गाय की। क्या गाय कैसी है? काली है। तो यहाँ पर गाय क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा? काली। यानी गाय कैसी है? काली है। तो ये जो काली शब्द है, ये हो गया दोस्तों विशेषण। यहीं पर अगर प्रविशेषण पूछता तो प्रविशेषण बहुत हो जाता है। यानी बहुत क्या है? तो यहाँ पर प्रविशेषण है जो काली की विशेषता बता रहा है। यानी काली विशेषण है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा? बहुत। क्या बहुत काली है? तो ये प्रविशेषण हो जाता। अच्छा, एक क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। तो ये दो प्रकार की होती है दोस्तों कर्म के आधार पर। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है दोस्तों सकर्मक क्रिया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है? बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। तो देखिए, बंदर जातिवाचक है, सही है। मोटाई भाववाचक है, सही है, यानी संगत है। हमें क्या ढूंढना? असंगत यानी बेमेल ढूंढना। नेपाल व्यक्तिवाचक है, यानी किसी देश का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक में ही आता है। घृणा जातिवाचक, ये दोस्तों गलत है। जो घृणा है ये भाववाचक है। ठीक, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति या संदेह अलंकार। तो देखिए, बिनु पद चलई, पद होता है पैर, यानी बिना पैर के चल रहा है कोई। सुनई बिनु काना, और बिना कान के सुन रहा है। कर होता है हाथ, हाथ। और कर बिनु करम, यानी हाथ के बिना कार्य कर रहा है। और करी विधि नाना, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है। किसके बिना? हाथ के बिना। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि कारण, यानी कारण, कारण बोलते हैं दोस्तों माध्यम, यानी कारण के बिना कार्य, यानी परिणाम देखने को हमें मिल रहा है। परिणाम हो रहा है, कह सकते हैं हो रहा है। तो जहां पर देखिए कारण के बिना कार्य होता हुआ हमें दिखाई दे, ये इसकी परिभाषा हो गई दोस्तों। परिभाषा के कारण के बिना जहां पर कार्य होता दिखाई दे, वहां पर विभावना अलंकार होता है। अच्छा, इसकी पहचान देखिए, पहचान होती है दोस्तों। इसमें एक तो बिन शब्द मिलेगा, बिन, बिना या बिनु, ये शब्द देखने को मिलेंगे। देखिए, बिनु यहाँ पर हमें मिल रहा, तो हम विभावना अलंकार लगा सकते हैं। तो ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन अगर इस तरह से कोई पंक्ति दे दे, तो वो हमें परिभाषा से ही, जब तक हमें परिभाषा याद नहीं होगी तब तक हम पहचान नहीं सकते। जैसे आनंद रहित सकल, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये मान लो एक पंक्ति दे देता और इस प्रकार से पूछता कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, आनंद कहते हैं मुख को, और रहित, रहित का अर्थ बिना, बिन बिनु ही हो गया, लेकिन यहाँ पर रहित दे दिया इन्होंने, यानी मुख के बिना। सकल होता सारे, रस होता आनंद, भोगी माने लेना यानी भोगना। तो मुख के बिना,
तो यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। रस भोगना यानी स्वाद लेना किसका काम है? जीभ का। जीभ किसके अंतर्गत आती है? मुख के। तो मुख के बिना सारे स्वाद ले रहा है, यानी कारण के बिना कार्य हो रहा, तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी निम्नलिखित में से किसका अंतिम नाटक है? हरिवंश राय बच्चन का, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या कामता प्रसाद जी का? तो देखिए, ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक। इनके नाटक देख लेते हैं हम, नाटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इनके नाटक में एक तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आ जाता है, और स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। और देखिए स्टार लगा लेंगे, ये तो बहुत बार पूछा गया है। एक घूंट इनका प्रमुख नाटक है, एक घूंट। सही है। और एक तो ध्रुव स्वामिनी होएगा, एक नाटक है इनका दोस्तों सज्जन। तो जो सज्जन नाटक है दोस्तों, इस पर भी स्टार लगा लेंगे, ये इनका प्रथम नाटक है, प्रथम। और जो इसकी कथानक है, यानी जो इसकी स्क्रिप्ट स्टोरी है, वो महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर किसकी? सज्जन नाटक की इनकी। सही है। तो इनके नाटक हो गए ये। अच्छा, इनके उपन्यास हैं दो प्रमुख, उपन्यास भी याद रख लेंगे जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो है इनका उपन्यास तितली, और दूसरा है दोस्तों कंकाल। कंकाल। तो ये इनके उपन्यास हैं और ये इनके नाटक हैं। ठीक। और इनके मैंने काव्य आपको पिछले टेस्ट में कराए थे, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक। काव्य मैंने पिछले टेस्ट में करा दिए हैं इनके, जयशंकर प्रसाद जी के। कौन कौन से काव्य हैं? तो मैंने आपको देखिए बताया था कि शंकर भगवान जी का प्रसाद बट रहा था, तो एक कहानी सुनाई थी और आपको बतलाया था कि ये कहानी आपके बहुत काम आनी है, यानी काम आनी है कहानी। तो मैंने आपको बताया था, एक तो इनका काव्य कामायनी हो गया, कामायनी। और ये कहानी आपके इतने काम आनी है, देखिए इस कहानी में यानी जयशंकर प्रसाद जी का जैसे ही प्रसाद बट रहा था, तो लोगों की लहर दौड़ती है प्रसाद लेने के लिए। और इस लहर में यानी इस दौड़ में एक उर्वशी नाम की छोटी बच्ची भी होती है, उर्वशी। ठीक। इस उर्वशी बच्ची को प्रसाद नहीं मिलता, जिस कारण इसके आंसू निकल आते हैं। और आंसू इतनी तेजी से निकलते हैं मानो जैसे झरना बह रहा हो दोस्तों, जैसे झरना बह रहा हो। तो एक व्यक्ति देखता है और इसको प्रसाद लाकर दे देता है। तो जब इसको प्रसाद मिलता है तो ये बहुत खुश हो जाती है, इतनी खुश जैसे जंगल में फूल खिल गया हो, यानी कानन कुसुम। कानन होता है जंगल और कुसुम होता है पुष्प। कानन कुसुम ये इनके क्या है? काव्य हैं। कामायनी, लहर, उर्वशी, आंसू, झरना, कानन कुसुम। और इनका है। अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, पिरपर्ण, अपर्णा, पत्र या अपत्र। देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों इसके लिए एक शब्द आता है अपत्र। पिरपण कहते हैं दोस्तों गिरा हुआ पत्ता, यानी जो गिरा हुआ पत्ता होता है, गिरा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ता, इसको बोलते हैं पिरपण। अपर्णा देखिए ये जो है पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती का पर्यायवाची है। पत्र आप जानते हैं किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, इति। इति का सही अर्थ भेद है, पूर्णता इच्छा, समाप्ति विघ्न, प्रारंभ विश्वास, पीड़ा या समापन। तो देखिए इति, इति का अर्थ होता है दोस्तों अंत या समाप्ति। सही है। और जो इति है, इति, इसका अर्थ होता है दोस्तों विघ्न। कहते ना किसी काम में विघ्न डल गया, यानी विपत्ति आ गई, तो विपत्ति या विघ्न। ठीक। एक शब्द होता है दोस्तों इत, इसका अर्थ है दोस्तों और। कौन सा और? एक मात्रा वाला और। एक शब्द है दोस्तों इत्र, ये होता है सुगंध, सुगंध। और एक शब्द है दोस्तों इतर, इन शब्दों को याद रखेंगे। इतर होता है दोस्तों दूसरा, यानी कहते ना इससे इतर, तो यानी दूसरा। इति अंत या समाप्ति, इति विघ्न या विपत्ति, इत और, इत्र सुगंध, इतर होता है दूसरा। तो इति, इति हो जाएगा समाप्ति विघ्न। ठीक। अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, मीन भी मछली का पर्यायवाची है, जलोदरी नहीं है, शफरी भी, या तो सफरी, कोई सा भी आ सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, सफरी या शफरी। तो जलोदरी इसका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि क्या है? जल तोरी है, जल तोरी मछली का पर्यायवाची है। एक मकर भी मछली का पर्यायवाची है, और झस, मीन हो ही गया मतलब। तो जल तोरी, मकर और झस ये किसके हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। अच्छा दोस्तों देखिए मछली, मछली के पर्यायवाची और ध्वज यानी झंडे के पर्यायवाची जब मिलते हैं तो कामदेव के पर्यायवाची बनाते हैं, कामदेव के पर्यायवाची बनाते हैं। ध्वज में या तो ध्वज दे सकता है,
या इसके पर्यायवाची ध्वज का एक तो देखिए केतु होता है, केतु, और एक ध्वज का पर्यायवाची यानी झंडे का पर्यायवाची केतन होता है, केतन। तो इस तरह से आ जाए जैसे मकर ध्वज, मकर ध्वज यानी मछली प्लस झंडे का, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कामदेव का, ठीक, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। या झस केतु, झस मछली का और केतु किसका, ध्वज का, तो झस केतु भी किसका है, कामदेव का हो जाएगा। मीन केतन, मीन केतन भी किसका हो जाएगा, कामदेव का हो जाएगा। तो ये कामदेव के भी पर्यायवाची हमें याद रखने इंपॉर्टेंट होते हैं, कामदेव के, ठीक। मीन केतन, मकर ध्वज, झस केतु, और ये मछली के पर्यायवाची हैं, ये ध्वज के पर्यायवाची हैं, और मछली ध्वज का पर्यायवाची मिलकर कामदेव का पर्यायवाची बनाता है। अगला प्रश्न है, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर में कौन सी संधि या नियम समाहित है। देखिए, पहले संधि पर बात कर लेते हैं दोस्तों। संधि कहते हैं, देखिए, जब दो वर्णों के मेल से किसी शब्द में विकार उत्पन्न हो, सही है, यानी विकार यानी बदलाव उत्पन्न हो। तो संधि की बात अगर हम करें, देखिए संधि की, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, एक होती है देखिए स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। ये भी पूछता कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि के दोस्तों पांच प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए एक तो होता है दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है देखिए गुण संधि, और वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और अयादि संधि, अयादि संधि। यानी इस तरह से प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, मान लो विसर्ग संधि इसने ऑप्शन में रख लेता, तो हमें स्वर संधि के भेद भी देखने हैं। वृद्धि संधि हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। वृद्धि संधि में आपको बड़ा ए या बड़ा ओ, सही है, ये चीज देखने को मिलेगी हमें। और जो बड़ा ए है, ये वाला दोस्तों बनता है किससे, तो ये बनता है आ प्लस ए, या बड़ा ए के मिलने से बड़ा ए बनता है। और जो बड़ा ओ बनता है दोस्तों, ये बनता है आ, बड़ा आ प्लस ओ, या बड़ा ओ से। तो देखिए प्रश्न बड़े कमाल का है दोस्तों, महेश्वर में कौन सी संधि नियम है। अब हम ये देखेंगे यार, जहां पर बड़ा ए आया है वहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि में हम देखते हैं बड़ा ए आता है, तो यहाँ पर बड़ा ए आ रहा है, लेकिन आ और आ मिलकर बड़ा आ बनता है, बड़ा आ बनता। यहाँ पर तो बड़ा ए, तो हम इसको तो काट देंगे, चलो भाई ये तो खत्म है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे आ और ए मिलकर बड़ा ए बनता है, तो ये हम इसको सही मान सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो सकती है, वृद्धि संधि हो सकती है। जब हम देखेंगे वृद्धि संधि से अगर ये प्रश्न, तो देखिए ये इस शब्द को देखकर हमें इस प्रश्न का आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महा में यहाँ पर हमें बड़ा आ और यहाँ पर बड़ा ए, तो बड़ा आ और बड़ा ए कहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। देखिए तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इस शब्द के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी तो ये बड़ा ए इसके मेल से बड़ा ए बनेगा, इनके दोनों के मेल से ही बड़ा ए बनेगा, और इन दोनों के मेल से भी, यानी आ प्लस ए से क्या बनेगा, बड़ा ए ही बनता है। लेकिन हमें इस शब्द के अनुसार इसका आंसर लगाना है। और देखिए ये अंत में, ये यानी ऑप्शन डी में रखा है, और दो इससे पहले क्या कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर रखे गए हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इस शब्द के अनुसार लगाना है। यहाँ पर देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ और बड़े ए के मेल हो रहा है, यानी इस शब्द के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं, यानी शब्द से पहले कौन लगता है, उपसर्ग, और शब्द के बाद लगते हैं दोस्तों प्रत्यय, ठीक। इतना याद रखेंगे, शब्द से पहले लगने वाले को उपसर्ग और शब्द के बाद लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या बात है, आ है, जुर्बा है, या बा है। तो देखिए इसका जो मूल शब्द है वो है तजुर्बा, और तजुर्बा में दोस्तों जुड़ा हुआ है बा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों के साथ, के साथ, यानी जैसे बा तजुर्बा, तजुर्बे के साथ। ऐसे ही एक आता है जैसे बा इज्जत, बा बा इज्जत, तो बा इज्जत यानी इज्जत के साथ, या बाकायदा,
बाकायदा भी शब्द सुना होगा आपने, बाकायदा, कायदे के साथ। ठीक, तो इसमें कौन से हैं, बा है इसमें, सही है, बा उपसर्ग लगा हुआ है। अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है, जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या गैर जरूरी। तो अनिवार्य शब्द का विलोम होता है दोस्तों वैकल्पिक, जरूरी ये है गैर जरूरी का विलोम, पसंद है नापसंद का विलोम, सही है। तो अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों आपस में क्या है, विलोम है। प्रभावी शब्द का विलोम शब्द नहीं है, हमें नहीं बताना दोस्तों, नहीं है। प्रभाव शून्य, यानी प्रभावी शब्द का विलोम बताना है, यानी एक तो देखिए जहां पर प्रभाव हो, प्रभावी, जहां पर प्रभाव ना हो तो इसका विलोम क्या होगा, जहां प्रभाव ना हो। तो प्रभाव शून्य है यहाँ पर, तो इसका विलोम हो गया, सही है। अप्रभावी ये भी इसका हो गया, निष्प्रभावी ये भी इसका विलोम हो गया, अप्रयुक्त यही इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि यह है प्रयुक्त का विलोम। किसका विलोम है दोस्तों, प्रयुक्त का विलोम है अप्रयुक्त। ठीक, प्रयुक्त का विलोम अप्रयुक्त। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि होता है दोस्तों सूर्य, यानी सूर्य के प्रकाश की बात की गई है, सूरज की। तो जहां ना पहुंचे पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसका सही आंसर क्या है? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। यानी मुहावरे और लोकोक्ति से भी इसमें प्रश्न आने वाला, वो भी हम ठीक से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पर ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, सत्यसाई पृथ्वीराज रासो। देखिए ये प्रश्न एक तो इस तरह से पूछेगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, या दूसरा इस तरह से भी पूछ सकता है, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ। सही है, या इस तरह से भी पूछ सकता है दोस्तों, ये तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक, तो इन तीनों ही प्रश्न का, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इन तीनों का ही आंसर बन जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है, तो यह है देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की, चंद बरदाई जी की, सही है, चंद्र बरदाई की। और ये जो रचना है दोस्तों, ये आदिकालीन है, आदिकालीन ग्रंथ है, सही है, आदिकालीन। मैंने आपको बताया था आदिकाल भक्तिकाल, ये चीज बताई थी पिछले टेस्ट में, तो ये आदिकालीन ग्रंथ है। ठीक, आदिकालीन ग्रंथ, ये चीज हमें याद रखनी है। यानी तीन प्रश्न इस तरह से बनेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये तीनों ही प्रश्न पूछे हुए हैं, सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चंद्र बरदाई हैं, इनको क्या माना है, हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ठीक, अच्छा, इस तरह से अगर एक प्रश्न और है दोस्तों, जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य। जब खड़ी बोली देखकर पूछा है, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो यह है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। ठीक, इसको याद रखेंगे। और जो इसके रचनाकार हैं वो है अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ग, छ, न, म। तो देखिए तालव्य वाले मैंने आपको बतलाए थे, जब ये वर्णमाला वाली मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी, यानी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने टेस्ट सीरीज में ही हमने वर्णमाला चैप्टर को समाप्त किया था। तो जो शुरू के टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज है हमारे, तो उसमें मैंने आपको बताया था तालव्य वाले के लिए एक सूत्र बताया था, कैसे याद रखने हैं। मैंने बताया था इचु या शा। तो इचु यशा नाम वाले, इचु यशा नाम वाले क्या है, तालव्य, इचु यशा नाम वाले तालव्य। यानी इसमें ई या ई दोनों किस में आएगी, तालव्य में आएगी। और इसका मतलब है चा वर्ग, पूरा चा वर्ग आएगा, या आएगा, और जो चा है ये वाला शलगम वाला, ये आएगा। तो ये सब क्या है, तालव्य हैं। चा वर्ग में कौन कौन सा आते हैं दोस्तों, जैसे चा, छ, ज, झ और वा। ये चीजें तो हम इसमें देख लेंगे कौन सा है।
तो ऑप्शन बी में झा है ये। तो ये क्या है? तालव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बताना हमें। अनिल, वात, अनल, अग्नि, समीर, वयार, पवन, वायु। तो देखिए जो अग्नि है ये आग का है, अनल भी आग का है, तो ये दोनों किसके हैं? आग के पर्यायवाची हैं, आग के। जबकि अनिल है, वात है, समीर है, वयार है, पवन है, वायु है। अच्छा एक और याद रख लेंगे, मारुत। मारुत भी किसका? वायु का ही है। सही है, हवा का ही। यानी अनिल, वात, समीर, व्यार, पवन, वायु, मारुत और हवा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि देखिए अभी हमारी शुरुआत है। और आशा करता हूँ ये टेस्ट जो है आपको पसंद आ रहे होंगे। हमने एक प्रीवियस ईयर का भी टेस्ट करा दिया है, उसके आधार पर अब हम ये प्रश्न लेकर आ रहे हैं। और जो भी बात हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यानी उसके आधार पर भी कुछ चेंज किया जाएगा। कोई कमी चल रही हो वो बताएं कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।